DV Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और ये देख लिया था कि जो भी सरकार हमारे विश्व में जितने भी देश हैं उन्होंने क्या क्या प्रयास किए और सारे प्रयासों को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है साझी संपदा। तो साझी संपदा का मतलब समझते हैं। देखिए, साझी संपदा का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा संसाधन जिसके ऊपर सभी का हक हो, किसी एक पर्सन का ना हो, किसी एक देश का ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी चीज़ की कहें, जैसे कि समुद्र की बात करें, तो अगर कोई देश कहे कि भाई पूरी दुनिया में जितना भी समुद्र है वो सब मेरा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक सीमा तय की गई है कि भाई 200 किलोमीटर तक आपका पानी रहेगा, वहाँ पे अपनी नौसेना भेजो, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। बट 200 किलोमीटर से जब आप आगे जाओगे तो वो सब किसका है? वो सभी का है, वो आपका नहीं बचा। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सभी की हैं तो उसमें कोई सीमा तय की गई होती है या फिर कुछ नियंत्रण लगे हुए रहते हैं। बेसिकली कोई ऐसे संसाधन जिसके ऊपर सभी का हक हो उसको साझी संपदा बोला जाता है। और जो सभी देशों के अंदर, यानी जब विश्व के अंदर बात आती है तो उसको बोला जाता है वैश्विक संपदा। ठीक है, यानी कि जब विश्व के अंदर बात आ जाती है हमारे पास तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? उसका नाम पड़ जाता है वैश्विक संपदा। ठीक है, अब वैश्विक संपदा में क्या मतलब? यानी कि अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, ओजोन लेयर, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कोई एक देश ये नहीं कह सकता कि भाई पूरा अंतरिक्ष मेरा है। कोई भी देश अपने रॉकेट बना के अंतरिक्ष में भेज सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, पानी के अंदर कहीं भी जा सकता है, अंदर तक, तो कोई भी रोक नहीं है उसके लिए। तो उसको वैश्विक संपदा बोला जाता है जो सभी विश्व की होती है। अब देखो, जब साझी संपदा हम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो सभी का हो, तो उसकी सुरक्षा भी सभी को करनी पड़ेगी, राइट। जब सभी सुरक्षा करेंगे तो बेसिकली बुक के अंदर जो बता रखा है, पूरे विश्व में 2 तरीकों के देशों में डिवाइड कर रखा है। पहला विकसित देश, दूसरा विकासशील देश। विकसित देश वो होते हैं जो कि डेवलप्ड हैं और विकासशील देश होते हैं जो डेवलपिंग के प्रोसेस में हैं। ये 2 काम होते हैं। तो इन दोनों का अपने अलग अलग मत हैं, अपने अपने अलग अलग राय हैं कि साझी संपदा की सुरक्षा कुछ इस प्रकार करनी चाहिए। तो जो विकसित देश हैं उनकी ये राय है कि भाई जितने भी हमारे साझी संसाधन हैं उनकी जो सुरक्षा का दायित्व है वो पूरी दुनिया में सभी को इक्वली निभाना चाहिए। यानी चाहे वो विकासशील देश हो चाहे वो विकसित देश हो, सभी इसका दायित्व इक्वली निभाएंगे। जितनी सुरक्षा मैं कर रहा हूँ उतना ही सामने वाला पर्सन करेगा। इसीलिए उन्होंने अपना भिन्न ये रखा। दूसरा हमारे कैटेगरी के देश आते हैं विकासशील देश। विकासशील देशों का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई हम तो अभी विकसित हो रहे हैं, हम विकसित हुए नहीं हैं, इसीलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी पड़ रही है जिस तरीके की आपकी नीतियाँ हैं। बट आप तो विकसित हो चुके हो पहले से, आपने जितनी ठेस पहुँचानी थी पर्यावरण को, जितने भी आपको पेड़ काटने थे वो सब आपने कर लिया, तब जाके आप ये सब बातें रख रहे हो कि साझी संसाधनों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम भी सुरक्षा करेंगे, बट ऐसा नहीं कि आप सबको इक्वली करो, क्योंकि अगर हम सभी चीज़ों में, इन सब चीज़ों में लग जाएंगे तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात पर जो है जितनी भी राय आई वो विकासशील देशों के हितों में आई। और क्या निकाला गया? एजेंडा 21 निकाला गया। एजेंडा 21, एजेंडा 21, इसके थ्रू मतलब जितनी भी लड़ाई थी हमारी विकासशील देशों में और विकसित देशों में, इसके थ्रू सारे नियम विनियम निकाले गए कि भाई आपका इतना दायित्व है, आपका इतना दायित्व है कि हाँ आप अपने विकास कर सकते हो। तो ये दोनों हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, साझी संपदा। अब बात करते हैं कि साझी संपदा तो पढ़ लिया हमने, किन किन देशों में क्या आता है, उनकी कैटेगरीज़ के थ्रू उनकी सुरक्षा आती है कि कितना दायित्व है उनको सुरक्षा का। अब इसी सुरक्षा को लेकर ना कुछ समझौते भी किए गए। पहला समझौता आता है हमारे पास अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका संधि, ठीक है, अंटार्कटिका संधि की गई थी हमारी 1959 में। हाँ, 1959 में अंटार्कटिका संधि की गई थी। यानी कि जो हमारा अंटार्कटिका है वो बेसिकली पूरा खाली पड़ा है, ग्लेशियर है, वहाँ बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो इसमें ये संधि निकाली गई कि भले ही वो साझी संपदा है, साझी संसाधन है, बट ऐसा ना हो कि कोई भी देश अपने परमाणु बमों का परीक्षण करने या फिर किसी भी चीज़ का टेस्ट लेने वहाँ पहुँच जाए, जिससे क्या हो, गर्मी बढ़ेगी, परमाणु बम का परीक्षण होगा वहाँ पे, और उससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, अल्टीमेटली उससे सभी देशों को पूरे विश्व में नुकसान पहुँचेगा। तो कोई ऐसे हमारे संसाधन है जिनका कोई गलत यूज़ न किया जाए, इसलिए अंटार्कटिका संधि निकाली गई। फिर दूसरा आता है हमारे पास मॉन्ट्रियल न्यायचर।
ठीक है, मॉन्ट्रियल न्यायचर ये कब निकाला गया? ये निकाला गया 1987 में। मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है। अब वो शहर में जितने भी, इसका मतलब ये है कि उस शहर के अंदर पर्यावरण के थ्रू जितने भी एजेंडा निकाले गए थे उसके थ्रू न्यायचर, यानी जितनी भी वहाँ पर्यावरण से रिलेटेड जितनी गलत चीज़ें चल रही थी, लाइक पेड़ों को काटना, जितनी भी चीज़ें, प्रदूषण फैलाना और बम वगैरह का यूज़ करना, तो उसके खिलाफ जो है वहाँ चर्चा हुई थी, समझौते हुए थे, उसी को मॉन्ट्रियल न्यायचर के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास एक लास्ट संधि आती है, उसका नाम होता है अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचर। वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, वो की गई थी 1991 में, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अभी तो हमने बात करी अंटार्कटिका संधि की, अब बात कर रहे हैं उसके पर्यावरण की। अल्टीमेटली हमने इसके अंदर ही बता दिया था आपको, तो 1991 में निकाला गया कि भाई अंटार्कटिका भले ही सबका साझी संसाधन है, बट उसके पर्यावरण का हमें मूल रूप से ध्यान करना पड़ेगा ताकि उस पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जिससे अल्टीमेटली पूरे विश्व को उसका नुकसान झेलना पड़े। तो ये कुछ समझौते थे और ये समझौते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। साथ ही इनकी डेट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि डेट की इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि MCQs बेस पे आ जाती हैं, है ना। अब अगर आप 3-4 नंबर में क्वेश्चन में देखोगे डेट, तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे नंबर भी अपग्रेड हो सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी इसमें। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमें मिलता है पर्यावरण सुरक्षा में भारत का योगदान, यानी कि जितने भी विश्व के अंदर पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम हुए हैं उसके अंदर भारत का कितना योगदान रहा है। तो पहला योगदान तो हमारे पास यही आता है कि भारत ने 2002 के अंदर क्या करा, क्योटो प्रोटोकॉल की संधि पर, क्योटो प्रोटोकॉल की संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यानी ग्रीन ऊर्जा गैस जो थी उसके उत्सर्जन पर कमी करने के लिए हस्ताक्षर किए, जितने भी दिशा निर्देश निकाले थे। फिर दूसरा आता है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें पेरिस समझौता था, इसका नाम पेरिस समझौता। इसमें भारत ने हस्ताक्षर किए, भारत ने हस्ताक्षर किए। इसका मतलब यह है कि पेरिस समझौता हमने पढ़ा था लास्ट क्लास की वीडियो में कि पेरिस समझौता वो था कि गैस उत्सर्जन को एक लिमिट में रखने के लिए सीमा तय की गई थी, जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किए कि हम 2015 के मुकाबले 2030 तक अपने गैस उत्सर्जन में काफ़ी ज़्यादा कमी लाकर दिखाएंगे। ये उन्हें लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य पे हम दिन ब दिन आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, देखो जिस तरीके से क्या कर रहे हैं, डीजल होता है हमारा, पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल तो एक तरह से ठीक भी है, बट जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, और ज़्यादा प्रदूषण छोड़ती हैं बाहर। तो इस प्रदूषण से अल्टीमेटली हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो एक स्वच्छ ईंधन यूज़ करने की बात की गई, ईंधन का उपयोग, अल्टीमेटली किसकी बात की गई, CNG। ठीक है, जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। 2003 में, ठीक है, यानी कि जितनी हमारी नवीकरण ऊर्जा जैसे सोलर पैनल वगैरह होते हैं ना, तो उससे जितनी ऊर्जा जनरेट की जा सके उस पर बढ़ावा दिया था भारत ने। तो ये तो मैंने कुछ 4 ही लिखे हैं, और भी पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें थी। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना हो गई। जो हमारा भारत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 5th वाला हमारा। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर NGT की स्थापना हुई, स्थापना हो गई हमारे देश के अंदर। उसमें क्या था, सुरक्षा को लेकर एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में, ठीक है, की स्थापना हुई। यानी कि जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर दिशा निर्देश प्रोवाइड करना, या फिर जितना हम काम कर रहे हैं वो देखना ही ग्राफ के थ्रू कि हमने कितनी ऊर्जा बचाई, कितना प्रदूषण कम किया, या जितनी भी चीज़ें,
ठीक है। और ये कब हुआ था हमारा 2010 में, यहाँ डेट भी लिख लीजिए। सो यहाँ पे हमारे भारत का योगदान खत्म हुआ। बेसिकली योगदान तो काफ़ी ज़्यादा है ना, को कुछ पॉइंट्स ही लिखने होते हैं हमें एग्ज़ाम के अंदर। बाकी अगर हम इन पॉइंट्स को अच्छे से हमने समझ लिया होगा तो क्या करेंगे, हम 1-2 पॉइंट और फालतू बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने इनके प्रयासों को पढ़ा होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास की वीडियो में आपको सिखा दिए हैं, अगर वो हमने सारे प्रयास अच्छे से पढ़े होंगे, उनकी डेट्स हमें याद होगी, तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। क्योंकि हर एक प्रयास के अंदर भारत ने अपना कुछ ना कुछ, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा योगदान दिया ही दिया है। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा कार्यक्रम में भारत का योगदान का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। सो स्टूडेंट्स, अब हमें टॉपिक मिलता है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जितने भी हमारे आंदोलन किए गए हैं उनको देखते हैं। बेसिकली काफ़ी छोटा टॉपिक है और एग्ज़ाम के अंदर भी 2 या 3 पॉइंट्स में ही आता है इसका आंसर। दक्षिणी देशों में क्या क्या आंदोलन हुए हैं, देखो उसमें कहाँ कहाँ हुए हैं। पहला मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन, ये सब दक्षिणी देशों में हुए हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के लिए आंदोलन किए गए। थर्ड आता है हमारे पास थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा चीन जैसे प्रसिद्ध देशों में क्या हुए, बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन किए गए। और उसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध आंदोलन है भारत का, ये भी लिखना है हमें। ठीक है, तो ये पर्यावरण के लिए कुछ किए गए आंदोलन थे। अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संसाधनों की भू राजनीति। तो फ्रेंड्स, हमें टॉपिक मिलता है संसाधनों की भू राजनीति। तो संसाधनों की भू राजनीति का मतलब है कि जिस भी देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन होते हैं वो उतना ही विकसित देश होता है, वो उतना ही ताकतवर देश होता है। तो इसीलिए कुछ समय पहले संसाधनों की भू राजनीति भी की गई थी, जिससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जिसमें भू राजनीति के टॉपिक में आता है हमारे पास पहला इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लकड़ी होती है जो कि कई सारी चीज़ों में यूज़ होती है। इसके लिए यानी कि इसको पाने के लिए कई सारे देशों ने क्या किया, और देशों के वनों पे कब्जा कर लिया, अपनी सेनाओं को बिछा दिया, ताकि वो सारे संसाधन जो हैं वो इनके अंडर आ सकें और ये ताकतवर बन सकें इमारती लकड़ी से। दूसरा आता है हमारे पास जल। जल का मतलब यानी कि जितनी भी नदियाँ हमारी बहकर जारी होती हैं देशों के बीच में से, तो उन नदियों की जल के ऊपर विवाद, जैसी जॉर्डन नदी है हमारी, उसमें इजराइल और कई सारे देशों से विवाद रहा कि ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है। ज़्यादातर जो विवाद रहा वो इजराइल से ही मिला जुला रहा सभी देशों का। ठीक है, तो जल के ऊपर भी काफ़ी संसाधनों की भू राजनीति हुई है। और तीसरा जो टॉपिक मिलता है हमें, वो किसका मिलता है, तेल भंडार का। तेल भंडार का मतलब क्या है, देखिए 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिन जिन देशों के पास ये चीज़ मिल गई अपने संसाधनों में, वो आज सबसे ज़्यादा ताकतवर देश हैं। ठीक है, तो तेल भंडार की सबसे बड़ी अहमियत रही है हमारी संसाधनों को किसी भी देश को एक विकसित और ले जाने के लिए, यानी कि एक यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, तो तेल भंडारण के ऊपर कई सारी राजनीति हुई है, लाइक किसी भी देश के कुओं को ऊपर कब्जा कर लेना, किसी भी देश की ज़मीन पे कब्जा कर लेना जहाँ पर तेल निकलता है। तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ 3 टॉपिक थे जिनके ऊपर कई सारी राजनीति की गई अपने आप के अंडर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक के अंदर या मेरे राइटिंग सेक्शन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।